हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, प्रश्न किए होंगे उससे संबंधित, जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक करवा दिया है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि नंबर सिस्टम में हमने संख्याएं पढ़ रहे थे। संख्याएं हो चुकी हैं, जैसे कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद में परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, काल्पनिक। उसके बाद में अभाज्य। और ये जो अपनी जो संख्याएं हैं वो हो चुकी हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रश्न भी हमने इनके बारे में किए थे। कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और अब यहां से हमें आगे बढ़ना है। अगला है अपना, मैंने अभाज्य संख्या कराया था शायद, लास्ट जो टॉपिक था अपना, टॉपिक क्या कहें, तो लास्ट जो नंबर्स थे वो थे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, जो कि मैंने आपको करवा दिए थे। उसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है। उसके बाद में 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो 9 है। 1 से 30 तक 10 होते हैं। 1 से लेके और 50 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, वो हैं 15। 1 से लेके 75 तक, मतलब 75 तक 21 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं आपके 25। इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आगे आपको लिखना है कि जो एक है ना, एक नंबर, एक है जो जो न तो एक, न तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य, ठीक है। जो संख्या जो एक है, एक नंबर है जो एक, वो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभाज्य मैंने आपको करा दिया था। भाज्य जिनको हम यौगिक या फिर उनको संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। भाज्य, भाज्य संख्या जिसको हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, इसको हम संयुक्त नंबर से भी बोलते हैं, या मैं बात करूं इसको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या, इसको हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त संख्या भी बोल सकते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर वह है, क्या है कि किसी संख्या का या किसी संख्या के जिनके गुणनफल करने पर, जिनके गुणनफल क्या हो, संभव हो। कंपोजिट नंबर वह है जिसके क्या हो, गुणनफल क्या हो, सॉरी गुणनफल नहीं, बार बार ये गलती से भूल जाता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वह नंबर है जिसके क्या हो, गुणनखंड क्या हो, संभव हो। क्या हो, जिनके गुणनफल, वो सॉरी गुणनखंड क्या हो, संभव हो। वो कैसी संख्या कहलाती है? वो होती है आपकी भाज्य संख्या। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है कि दो दो से अधिक होने चाहिए इसके, क्या गुणनखंड क्या होने चाहिए, दो से अधिक होने चाहिए।
दो से अधिक, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं जैसे 4। ठीक है, 4 के हम जब गुणनखंड करते हैं तो 1 इंटू 4 भी होता है, 2 इंटू 2 भी होता है, और उसके अलावा हम 4 इंटू 1, इसको हम 1 इंटू 4 मान लें या फिर, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, इसका गुणनखंड क्या है, ये दो इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, हुए या नहीं भाई। 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि संख्या जो 4 है, इस ये 1 से भी भाज्य हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी। हाँ, यदि ये दो ही संख्याओं 1 से और 4 से ही भाज्य होती, 2 से नहीं होती, तो एक अभाज्य संख्या हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, जो संख्या 4 है उसके जो गुणनखंड है 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। आगे जैसे कि 8 है, 8 है, 8 को मैं 2 से भी भाग दे सकता हूँ, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से जा सकता है, 4 से भी जा सकता है, 8 से भी जा सकता है, 1 से भी जा सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब है इसके 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। कैसी हो गई, भाज्य हो गई। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बात करूं, उदाहरण क्या, भाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, 4 है, 6 है, 8, 9 भी है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक है। उसके अलावा में 15 भी है, 16 भी है, इस तरीके से डॉट 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 आगे और भी संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसमें प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, क्या, कि जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो नोट करते चलिए साथ ही साथ में, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, लिखना है आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, बताइए। 1 है या 2 है, 3 है या 4 है, या फिर 6, 8, जो भी है आप बताइए। सबसे छोटी सम सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो बताइए। देखिए मैंने बताया था आपको, जो संख्या 1 है, किसी का उत्तर 1 आ रहा होगा, किसी का 2 भी आ रहा होगा, किसी का 3 आ रहा होगा, किसी का 4 भी आ रहा होगा, किसी का और कुछ आ रहा होगा। अब देख लीजिए कि जो संख्या 1 है, इसकी मैंने कहा था न तो ये अभाज्य है, ठीक है, और ना ये भाज्य। तो संख्या जो 1 है न तो अभाज्य है, ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये तो अपना क्रॉस हो गया, एक का तो कोई मतलब नहीं है। संख्या 2 है, आपको पता है कि जो संख्या 2 है ये क्या है, ये है प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटी जो सम प्राइम नंबर भी है, ठीक है। उसके अलावा में 3 है, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। अब ये कहोगे क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये भाज्य संख्या है। देखिए कि संख्या 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है। यदि इसमें किसी और भी संख्या का भाग चला जाता पूरा पूरा, तो ये क्या होती, ये एक भाज्य संख्या होती। लेकिन ये अभी क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भाज्य संख्या नहीं है। संख्या जो 4 है, संख्या 4 है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, इसमें 2 का भी जा रहा है, इसमें 4 का भी जा रहा है, 2 से अधिक इसके गुणनखंड है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर, सॉरी, जो कंपोजिट नंबर है वो है अपना 4 है। क्या है, सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वो अपना क्या है, 4 है। अगला मैंने एक बिंदु आपको लिखा ही दिया था कि संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। उससे आगे लिखना है, उससे आगे क्या लिखना है कि 1 से 25 तक भाज्य संख्या, 1 से 25 तक भाज्य
संख्या बताइए कितनी है, बताइए कितनी है। अब आपको पता है कि 1 से लेके और 25 तक जो अवैध संख्या है वो कितनी थी, 9। कितनी थी, 9 थी। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि जो संख्या 1 है ना, संख्या 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 1 से 25 तक ये टोटल संख्या कितनी है, 25 है। उनमें से 9 अभाज्य हैं और एक ना ही प्राइम नंबर है। एक ना ही प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो ये भी जाएगा। तो कितने बचे, ये 15। कितनी, 15। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अभाज्य संख्या याद है और आपको ये पता है कि एक है जो संख्या वो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, तो आप इसको आराम से, कोई रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 1 से लेके जो 25 तक क्या है अभाज्य संख्याएं, वो कितनी है दोस्तों, वो है 15। कितनी है, 15 है, याद रखना है आपको। आगे 1 से 30 तक, 1 से 30 तक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बताइए कितनी होंगी। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 10 होती है। साथ में एक है जो कि कैसा है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो ये काउंट नहीं होगा, तो ये भी जाएगा। टोटल संख्या कितनी है, 30 है। 10 इसमें से प्राइम नंबर हो गए और एक है जो न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हमें कंपोजिट नंबर ज्ञात करना है, हमें भाज्य संख्या पता लगाना है। ठीक है, तो 30 तो ये संख्या हो गई, लेकिन इसमें से 10 तो गए प्राइम नंबर, बचे कितने, 20। और एक जो है वो न तो प्राइम नंबर है न ही कंपोजिट, तो ये कितने बचे, ये हो गए आपके 19 बचे। ठीक है, तो 1 से 30 तक जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 19 है। आगे देखना है कि 1 से 50 तक भाज्य संख्या बताइए, 1 से 50 तक भाज्य संख्या। अब 1 से 50 तक आप याद कीजिए, मैंने क्या कहा था कि 1 से 50 तक जो अभाज्य जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 15। कितनी है, 15। कितनी है, 15 है, 15 है। और साथ ही साथ में एक भी हमको हटाना है, क्योंकि बार बार मैं बता रहा हूं आपको, एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य। ठीक है, टोटल कितनी है ये संख्या, 50 है। और इसमें से जब 15 है प्राइम नंबर और एक जो संख्या वो है वो जाएगी, तो कितने बचेंगे, ये हो जाएंगे आपके 34। कितने, 34, 34। ठीक है, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या आ गई। आगे इसी तरीके से 1 से 75 तक, 1 से 75 तक क्या, भाज्य संख्या क्या निकालनी है हमें, भाज्य संख्या निकालनी है। अब बताइए 1 से लेके 75 तक अभाज्य संख्या कितनी है, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा वैसे। तो 1 से लेके और 75 तक जो भाज्य संख्या है वो कितनी है, वो है 21। लेकिन घटाना कितना है हमको, 22, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक को भी साथ में लेना है, तो 75 में से 22 गए तो कितने बचे, कितने बचे, 53 ही बचे क्या, हाँ 53। ठीक है, तो ये 53 क्या हो गई, ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या। 1 से लेके 75 के मध्य में, वो 75 तक है। 1 से लेके 100 तक भाज्य संख्या बताइए, बताइए। पहले तो ये बताइए 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, 25। और प्लस का एक जो संख्या है वो नहीं तो भाज्य नहीं अभाज्य। तो जब 100 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा, 74।
कितना आएगा 74। और ये क्या आ गई आपकी अभाज्य संख्याएं ज्ञात हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई ज्ञात, अभाज्य संख्याएं ज्ञात हो गई। अब इसमें एक दो बात और लिखनी है आपको कि सबसे छोटी अभाज्य जो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, क्या लिखनी है, सबसे छोटी। चलिए मैं एक बार लिखा देता हूं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के वर्ग के बराबर होती है। लिखना क्या है आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, अब बताइए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है, वो क्या है 4 है। और सबसे जो छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है 2 है। तो अब बताइए जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ये कैसी है, अभाज्य है। वो क्या है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसके वर्ग के बराबर है या नहीं है, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, अगला है, अगला क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के वर्ग के बराबर होती है। समझ में आया कि सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के वर्ग के बराबर होती है। अब बताइए मेरे को सबसे छोटी जो विषम भाज्य जो संख्या है वो कितनी है। साइड में नोट कर लेना है आपको, नोट कर लेना है कि जो सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या विषम भाज्य संख्या क्या है 9 है। क्या है 9 है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के वर्ग के बराबर होती है। समझ में आया ये कुछ। दो बातें हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या के वर्ग के बराबर होती है। ठीक है, दोनों समी है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कैसी है, विषम है। सबसे छोटी अगर हम कहें सबसे छोटी भाज्य संख्या भी ये है 4, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या है 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है 9 है। ठीक है, वो क्या है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या के वर्ग के बराबर है। समझ में आया कुछ, आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। ठीक है, समझ में तो अच्छे से आ रहा होगा।
कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। न जीत बाकी है न हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अगली है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर। अगली है आपकी सह अभाज्य। सह सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? दो अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है ना, वो क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। कोई भी दो क्या हो? अभाज्य संख्या हो। ठीक है, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो और उन अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है ना, वो क्या है? सह अभाज्य संख्या। कोई दो अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है? युग्म क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। साथ ही साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, एकदम जैसे लिखता जा रहा हूं डिटो लिखना। ठीक है, साफ साफ। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, जैसे 2 3 5 11 13 17 19 13। ठीक है, कितनी भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, दो भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य। दोनों का ये जोड़ा क्या है? सह अभाज्य संख्या। 13 अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है। ये जो युग्म बना है ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। साथ ही साथ 19 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो इन दोनों का जो युग्म जो बना है वो क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। आगे जैसे, ठीक है, ये भी सह अभाज्य संख्या है। कितने भी इसके उदाहरण हो सकते हैं आगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जैसे ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कितने भी उदाहरण बना सकते हैं आप इसके। ठीक है, आगे इसी में एक चीज और है, वो भी मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो है अपेक्षित जो अभाज्य संख्या है, रिलेटिविटी प्राइम नंबर। क्या? रिलेटिविटी प्राइम नंबर। जो अपेक्षित जो अभाज्य संख्या है उसमें अंतर क्या है? देख लीजिए एक बार। सह अभाज्य संख्या और जो अपेक्षित जो अभाज्य संख्या है, ये वैसे हैं तो एक ही, पर क्या है कि एसएससी ने एक बार ऐसे ही सवाल आया था तो इन दोनों को अलग अलग मान लिया था। अब मैं बता देता हूं आपको कि अपेक्षित जो अभाज्य संख्या है, रिलेटिविटी जो प्राइम नंबर है, वो क्या है? अपेक्षित अभाज्य संख्या। रिलेटिविटी प्राइम नंबर। ठीक है, अपेक्षित जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? कि वे संख्याएं या वे संख्या युग्म जिनका जो एचसीएफ है वो क्या हो? एक हो। ठीक है, वे संख्या युग्म जिनका एचसीएफ एक हो। क्या हो? जिनका एचसीएफ क्या हो? एक हो।
याद रखना है। यदि आपको इस तरीके से सवाल आता, देखिए पहले इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं आपसे, जैसे हो गया एग्जाम्पल कोई भी उठा लीजिए, 4, 15, 21, 23, ठीक है, या फिर 21, 25 उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको यहाँ पे, यदि ये क्या है अपेक्षित जो अवैध संख्या पूछी है, तो हम दोनों प्राइम नंबर हम इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। तभी तो थोड़ा सा अंतर है। अब ये कैसी है, दो संख्या ली है लेकिन उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे जैसे कहें कि 28, 37 हो गया, 80 जो भी है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके, क्या हो गया, अपेक्षित अवैध संख्याएं अर्थात रिलेटिविटी प्राइम नंबर हो गया। अब हुआ क्या था कि एक बार एसएससी में ये सवाल आ गया, तो इस तरीके से जब संख्याएं दी हुई थी तो इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंस था। तो मतलब कहने का मतलब मेरा तो यही है कि यदि अपेक्षित अवैध संख्या दी हुई, ऑप्शन में अपेक्षित अवैध संख्या दी हुई हो और सह अवैध संख्या दी हुई हो, तो एक बार ध्यान से उसको गौर से देखना है, ठीक है। यदि उनका एचसीएफ 1 आ रहा है तो हमें क्लिक करना है अपेक्षित अवैध संख्या। और यदि उसमें दोनों अवैध संख्याएं हैं, दोनों ही अवैध संख्याएं हैं, अवैध संख्याओं का युग्म है, तो वो क्या हो जाएगी, सह अवैध संख्या। और यदि ये माना कि यही उदाहरण आ गए और ऑप्शन में आपको अपेक्षित अवैध संख्या नहीं दी हुई हो, तो आपको सह अवैध संख्या करना है उत्तर, ठीक है। समझ में आया? ठीक। अगला है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर अर्थात जुड़वा अवैध संख्या क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन को क्या बोलते हैं हम, जुड़वा अवैध संख्या बोल सकते हैं। तो वे अवैध संख्याओं के युग्म, जिन अवैध संख्याओं, मतलब यदि कोई युग्म दिया है और उस युग्म की जो संख्याएं हैं उनके जो मध्य का अंतर क्या हो, 2, ठीक है, क्या हो, 2 हो, तो वो कैसी संख्याएं होंगी, वो होंगी ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसी अवैध संख्याओं का युग्म जिनमें 2 का क्या हो, अंतर हो, वो कैसी संख्याएं होंगी, ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी लिखिए, ऐसी अवैध संख्याओं का युग्म, जिन संख्याओं के मध्य का अंतर 2 हो, ठीक है, तो वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगी, जुड़वा अवैध संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 3, 5, 3 भी अवैध है, 5 भी अवैध है, लेकिन ये कैसी है, ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि अंतर इनके 3 और 5 के मध्य का अंतर कितना है, 3 और 5 के जो मध्य का अंतर है वो है आपका 2, 5, 7, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। 11, 13 ये भी आपकी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे मैं बात करूं 17, 19 तो ये भी क्या है आपके ट्विन प्राइम नंबर है। 21, 23 सॉरी 21 नहीं, आपका हो जाएगा, जैसे अगला है कोई भी और, सोचिए सोचिए, चलिए इतने बहुत है। आगे कोई भी उदाहरण है जैसे बन रहा हो, उनके मध्य में अंतर होना चाहिए 2, तो वो भी उदाहरण किसका होगा, ट्विन प्राइम नंबर का होगा। समझ में आ रहा है?
यदि आपके कहीं भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप है ना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और मुझे अवगत करा सकते हैं कि भाई, कि भैया यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप हमें यहाँ से बताइए क्या है, क्यों है, कैसे है। आपको हर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जितना मेरे से होगा मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा। बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मेरा काम है पढ़ाना और समझाना। मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, आपको बार बार बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ को करना व्यर्थ है। एक बार ऐसी मतलब बात यह है कि मैथ को जब करने बैठो ना, तो सारी इधर उधर की बातें भूल जाओ। बस ये- जब आप इसको करने बैठ जाओगे ना, एक बात और है, जब हम मैथ को करने बैठते हैं ना और जब हमसे वो सॉल्व होती है अच्छे से, तो हमारा बहुत मन लगता है। और लेकिन हम कभी कभी क्या है, कई जगह अटक जाते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इधर उधर। फिर मतलब ये जबरदस्ती नहीं करने की, ये नहीं कि आपका कोई कंसेप्ट हो वो एकदम से समझ में आ जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको वो कभी नहीं आएगा, समझ में आएगा। यदि कोई कंसेप्ट नहीं आता है समझ में, तो उसको दोबारा से सीखने का प्रयास करें। ये नहीं कि भाई छोड़ दिया। देखिए, मैथ में छोड़ने लायक कुछ नहीं है। प्रत्येक पॉइंट है, जो भी है वो आपको नंबर, आपकी एग्जाम में नंबर दिलाने में सहायता करता है। बाकी इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छूटने लायक हो। हर छोटी छोटी बिंदु, हर छोटा छोटा बिंदु। और फिर गणित को कई लोग है ना ऐसे प्रेशर की तरह मतलब अपने दिमाग पे बोझ बना लेते हैं। अरे यार, हमसे तो ये नहीं होगा, हमसे तो ये नहीं पढ़ी जाएगी। गणित में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अब तो खैर आपने निशान देखे भी नहीं। जैसे पहले क्या था कि जो महिलाएं थी दूर से या फिर नजदीक से, जहां से भी कुएं से पानी लाती थी, तो होता क्या था कि वो एक मटके में और रस्सी बांध के, और मतलब उस मटके को क्या है कुएं में फांस देती रस्सी से। और तो फिर जब वो रस्सी से जब क्या करती हैं, वो पानी को जब ऊपर खींचती हैं उस मटके को, तो मतलब उस रस्सी के बार बार रगड़न से क्या होता है कि निशान बन जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है, जब रस्सी पत्थर पे निशान पार सकती है तो आप क्यों नहीं है, आप कैसे क्यों याद नहीं कर सकते। मतलब प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, आपको पढ़ना है अच्छे से, ध्यान लगा के बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। हम भी कोई, ये तो है नहीं कि हम कोई ब्रह्मा हैं या फिर हम कोई ईश्वर हैं या हम हमें सब कुछ आता है। पढ़ना तो हमको भी पड़ता है ना। अब पढ़ी तो हमने भी है। अब ये तो है नहीं कि हम माँ के पेट में से सीख के आए हों, या फिर हम कोई अभिमन्यु हों जो भाई हमने तो भाई कि पेट में से ही हम सीख के आ गए। हमारे पिताजी कहानी सुना रहे थे और हमने तो वो क्या बोलते हैं चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब आपको यहीं पे सीखना पड़ता है। बिल्कुल भी मैथमेटिक्स को बोझ की तरह ना लें। अच्छे से हर एक पॉइंट को लिखते हुए, नोट करते हुए चलना है आपको, समझते हुए चलना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट के माध्यम से आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब अपनी लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी उस टाइम पे तो आप सीधे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि आपकी हम लाइव जो कमेंट हों उनको देखें, या फिर पहली बात तो अभी ये जो क्लासें हैं वो हैं रिकॉर्डेड हैं, ये रिकॉर्ड की जा रही हैं, ना कि लाइव। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। अपना ये ट्विन जो प्राइम नंबर है ये हो गया। अच्छा, तो ये जुड़वा जो प्राइम नंबर है ये अपना हो गया। ठीक है, आगे है अपनी
एक मैंने आपको संख्या कराई थी पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या और है। एक तो होती है होल नंबर और एक होती है परफेक्ट नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या हिंदी में तो सेम लिखी जाती है, पूर्ण संख्या, जो कि हिंदी में तो सेम लिखी जाती है, लेकिन जो मैंने पढ़ाई थी आपको वो थी होल नंबर। ठीक है, और ये है परफेक्ट नंबर। ये है आपकी परफेक्ट नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है कि वे संख्याएं, ध्यान देना है आपको, ध्यान दीजिए थोड़ा, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग पुनः वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, देख लीजिए एक बार कि वे संख्याएं, क्या वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग मतलब क्या है, स्वयं को छोड़ के, स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों का योग वही संख्या प्राप्त हो। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने कोई संख्या ले ली, मैंने ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, 6 क्या होता है, 1 इंटू 6 करोगे तो भी 6 ही आएगा, 2 इंटू 3 करोगे ये भी इसका गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है, 1 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 3 हो गए। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या है, 1 भी है, 2 है, 3 है और 6 है। अब कहा क्या है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़ के, अब मैंने ये संख्या 6 के गुणनखंड ये क्या है, 4 है। अब स्वयं मतलब ये जो 6 है ना, इसको छोड़ देना है हमें, भाई संख्या के बराबर जो संख्या है उसको हमें छोड़ देना, मतलब स्वयं को छोड़ देना है। और बाकी ये जो गुणनखंड है ना, यदि इनका योग यही प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो, देख लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 6। ठीक है, तो वही संख्या प्राप्त हुई योग में। तो ये संख्या कैसी है अपनी, कैसी हो गई, ये संख्या हो गई पूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर। ठीक, अगला कोई और संख्या देख लीजिए, जैसे कि जैसे मैं बात करूं 21। ठीक है, 21 ये क्या है, 1 इंटू 21 भी होता है इसका, 3 7 21 भी होता है ना। और बताइए और क्या होगा, 3 7 21 हो गया, और भी होता है क्या, कुछ होता है क्या, 3 7 21 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, और इसका नहीं होगा। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड है वो क्या है, 1 है, 3 है, 7 है और 21। 21 को हमें छोड़ देना है। अब यदि इनका जो योग है, इनका क्या योग, यदि 21 प्राप्त होता है तो 21 कैसी है, हमारी पूर्ण संख्या है। देख लीजिए 7 और 3 10 और 1 11 है, इनका योग कितना प्राप्त हुआ, 11, लेकिन ये संख्या कितनी है, 21 है। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे 28 ले लिया हमने, 28 1 इंटू 28 28 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 14, ठीक, 2 इंटू 14 करोगे तो वो भी 28 आएगा, और 4 इंटू 7 करोगे तो 7 चौका, ये भी क्या आएगा, 28 आएगा ना। और एक बार 3 नम 27। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए गुणनखंड। अब गुणनखंड को देखना है क्या क्या है, 1 है इसका गुणनखंड, 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है और 14 भी है और 28 भी है। अब जो 28 है इसको तो हमें लेना है ही नहीं, क्योंकि संख्या के बराबर जो है मतलब स्वयं को छोड़ देना है। बाकी इन संख्याओं का देखिए योग क्या आ रहा है, 14 और 7 कितना हो गया,
21, 21 और 4 25 और 2 26, और 25 और 2 27 और 1 28। तो इनका योग कितना आ रहा है दोस्तों? 28 आ रहा है। तो ये कैसी संख्या है? एक पूर्ण संख्या है। कैसी है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, आ गया? हो गया समझ में? उतार लीजिए इसको। अगली संख्या है रामानुजन संख्या। कौन सी? रामानुजन संख्या। अगली जो संख्या है वो है रामानुजन, और वो संख्या एक ही है, रामानुजन संख्या। ठीक है, रामानुजन संख्या क्या है कि वह न्यूनतम संख्या, जैसे दो अलग अलग संख्याओं के घनों, ठीक है, घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या या वह सबसे छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसको क्या कहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसको दो अलग 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 संख्याओं, जिसको दो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, क्या कहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसको दो अलग अलग प्रकार से संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। और आपको पता होना चाहिए कि जो रामानुजन जो संख्या है वो क्या है? एक ही है, 1729। क्या है? 1729 है, जिसको हम दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और वो कैसे लिखेंगे? देखिए, 1729 को 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? 12 का क्यूब है वो है 1728, और प्लस जो 1 का क्यूब है वो है 1। ये क्या हो गया? 1729 हो गया। और इसी को हम 10 का क्यूब प्लस 9 के क्यूब के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। भाई 10 का क्यूब हो गया 1000, प्लस 9 का क्यूब हो गया 729, ये हो गया 1729। क्या हो गया? 1729। तो हार्डी जो रामानुजन जो संख्या, सॉरी जो रामानुजन जो संख्या है उसका मात्र एक ही उदाहरण है, वो क्या है? 1729 है। ठीक है, जिसको हम दो अलग अलग तरीकों से संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई? रामानुजन संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दो संख्याएं और हैं। एक होती है हैप्पी नंबर। रामानुजन संख्या आ गई होगी आपके समझ में। एक होती है हैप्पी नंबर। अब आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, खुश संख्या या क्या बोलोगे? है, हैप्पी माने तो खुश होता है। बताइए। तो हैप्पी नंबर क्या होते हैं ये देखिए, इसी तरीके से लिखा हुआ होता है। हैप्पी नंबर क्या है? किसी संख्या के सभी अंकों के वर्गों का योग। ठीक है, किसी संख्या के सभी अंकों के वर्गों का योग करें, तब तक करें जब तक कि उनके जो वर्गों का योग है ना वो एक ना आ जाए। ठीक है, किसी संख्या
के अंकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग तब तक करें जब तक कि उनके अंकों के वर्गों का योग एक न हो। ठीक है, मतलब बात यह है कि कोई संख्या है और संख्या में अंक तो होते ही हैं, तो उन अंकों का योग तब तक करें, ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं। देखिए अधिकतम ये प्रक्रिया 4 या 5 बार तक दोहरानी होती है, 3 या 4 बार में जो अंकों के वर्गों का योग है वो एक आ जाता है। यदि 3 या 4 बार के बाद में यदि नहीं आ रहा है ना, तो वो संख्या हैप्पी नंबर्स नहीं होगी, क्योंकि वो आएगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने एक संख्या ले ली, 13 ले ली, ठीक है। चेक करना है हमको कि ये हैप्पी नंबर है या नहीं है। तो संख्या में अंक कौन कौन से, 1 और 3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या है, 10 है, ठीक, 10 आ गया। अब इस प्रक्रिया को हमें फिर से करना है, किस पे करना है, 10 पे करना है। तो 10 है, 10 में अंक कौन कौन से, 1 है और 0 है या नहीं है, 1 है और 0 है, तो 1 का 1 होगा वर्ग और 0 का 0 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया ना। भाई मुझे ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि 1 प्राप्त ना हो जाए, और अधिकतम ये 4 या 5 बार तक होती है, उसी में आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा आपको ये करने की जरूरत नहीं होती। अगला जैसे उदाहरण मैं बात करूं कोई भी, और देख लीजिए कोई भी, जैसे कि जैसे कि बताइए, जैसे कि 24, 23 ले लेते हैं हम, ठीक है। 23 है, अंक कौन कौन से हैं, 2 है और 3 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 और प्लस 9, 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 को फिर से 2 अंक है, 1 और 3 है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, 1 प्लस 9 क्या आ गया, 10 आ गया। फिर हमें 10 में यही प्रक्रिया दोहरानी है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1 आ जाएगा, ये आ गया ना। तो इसका मतलब जो ये 23 है ये कैसी है, हैप्पी नंबर है। 13 भी क्या है, हैप्पी नंबर है ना। इस तरीके से आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अब है एक पैलेंड्रोमिक नंबर, या पैलेंड्रोमिक नंबर क्या है, पैलेंड्रोमिक नंबर। पैलेंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं, यदि उन संख्याओं को हम पलट दें ना, पलट के भी लिखें हम उन संख्याओं को उल्टा करके, तो भी उन संख्याओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पैलेंड्रोमिक नंबर पी पैलेंड्रोमिक नंबर्स, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनको उल्टा करने पे, ठीक है, जिनको उल्टा करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन संख्याओं के मान में। जैसे 11 है ना, 11 के यदि मैं वर्ग करूं तो ये कितना आएगा, 121 आएगा। 121 को यदि मैं इसको पहले लिख दूं, फिर मैं 2 और ये जो 1 है इसको बाद में लिखूं, तो भी 121 ही आया, आया नहीं आया, इनको मैंने पलटा, बदला, स्थान परिवर्तित किए, मतलब पहले वाला आगे, आगे वाला पीछे, बीच वाला भी, इस तरीके। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 121 अब है, इसको ऐसे पलट के लिख दो तो भी 121 ही होगा। जैसे
111 का स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 2 1। क्या होगा? 1 2 3 2 1 1 1 1 1। इसका क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, इनको देख लीजिए, 1 1 1 1 1, मतलब 11,101। इसका होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये कैसे नंबर हो गए? आपके पैलिंड्रोमिक नंबर हो गए। कैसे नंबर हो गए? पैलिंड्रोमिक नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके ये नंबर्स हैं, ये लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं। जिसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नंबर्स में मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या पढ़ाया है? मैंने पढ़ाई है आपको नंबर्स। नंबर्स में वास्तविक संख्याएं पढ़ा दी, काल्पनिक संख्याएं पढ़ा दी, और साथ ही साथ में मैंने सम्मिश्र संख्याएं भी। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी पढ़ाई, जिसमें परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, और जो वास्तविक जो संख्याएं हैं उनमें कौन कौन सी हो गई वास्तविक संख्याएं? देखिए डायग्राम बना देता हूं मैं आपको एक बार। मैंने आपको पढ़ाई जैसे, एक तो वास्तविक संख्याएं संख्याएं कौन कौन सी? वास्तविक, ठीक है, ये काल्पनिक और सम्मिश्र। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें मैंने परिमेय भी पढ़ा दिया आपको। परिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। ठीक है, उसके अलावा मैं अभाज्य क्या पढ़ा दी? अभाज्य, सम और विषम। सम और विषम को तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो लिखने की भी बात नहीं है इसमें, सम और विषम इनको तो आप जानते ही हो। उसके अलावा में मैंने आपको पढ़ाई जैसे कि सहभाज्य संख्या, पैलिंड्रोमिक नंबर, हैप्पी नंबर्स पढ़ा दिए। पैलिंड्रोमिक, हैप्पी, रामानुजम, है ना। और उसी के साथ में ट्विन नंबर्स भी पढ़ा दिए। उसके साथ में परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं, परफेक्ट भी हो गया, पूर्ण भी हो गया, हैप्पी भी हो गया। और उसी के साथ में जो सह अभाज्य संख्या, अपेक्षित जो अभाज्य संख्या है वो भी पढ़ा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो नंबर है अर्थात जो संख्या है ये शायद लगभग लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं बचा, और ये जो पोर्शन है आपका जो नंबर्स वाला ये खत्म हो गया है। ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही। तो बाकी हमें जो अगला जो पोर्शन है जैसे कि परिमेय संख्याओं का प्रसार है उसको हम कल करेंगे। ये थोड़ा अलग है, इसमें 3 4 टाइप है, तो उसको हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, और पढ़ें ध्यान लगा के। और यदि कोई समस्या है तो जैसा कि हमसे होगा वो आपकी समस्या का समाधान होगा, पर वो होनी चाहिए आपके पढ़ाई से संबंधित, जो कि मेरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। उससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको प्रश्न में या कहीं भी इनमें भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कमेंट में डाल सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और जैसे जैसे ये पूरा हो जाएगा ये टॉपिक, ये जो नंबर सिस्टम है, उसके बाद में आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न भी करवा दिए जाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी है, आपकी नहीं होनी चाहिए। आप तो बस पढ़ते जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उनका रिवाइज करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
राधे राधे।